हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोग का जो एडिटोरिया का 5000 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट आया है, उसके 2 प्रैक्टिस सेट को हम लोग देख चुके हैं। हालांकि मैंने आप लोग से वादा किया था कि डेली 1 से 2 प्रैक्टिस सेट आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन समय की थोड़ी सी कमी रहने के कारण 2-3 दिन में आप लोग को वीडियो नहीं दे सका। तो कोशिश रहेगी कि उसकी भरपाई मैं जल्द से जल्द करूं। फिलहाल आप लोग को यहाँ पे तीसरा प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। तो जो लोग भी चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल की बेल घंटी को ऑन कर लें, ताकि अगले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिल सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए। चलते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी सहायक संधि की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाए तो देशी रियासतों को एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना होता था सहायक संधि के तहत। तो ये स्टेटमेंट सही है। सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली के द्वारा इसे अपनाया गया था, ठीक है। और ऑप्शन बी कह रहा है कि देशी रियासतों की जो आंतरिक शासन थी वो कंपनी के अधीन होगी। आंतरिक शासन कंपनी के अधीन नहीं बल्कि राज्यों के ही अधीन हुआ करती थी। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है यह सहायक संधि की विशेषता नहीं है। देशी रियासतों की विदेश नीति कंपनी के अधीन होगी, ये बिल्कुल सही है। और ऑप्शन डी कह रहा है कि कंपनी की सेना का खर्च रियासत उठाएगी, यह भी सही है। यानी हमारा यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, वेलेजली के द्वारा अपनाया गया था और सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश के द्वारा इस सहायक संधि को स्वीकार किया गया था। दूसरे प्रश्न में आते हैं, निम्न में से किस समाचार पत्र पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी? तो भारत में ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसके पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। तीसरे प्रश्न में आते हैं, इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो यह पत्र मोतीलाल नेहरू के द्वारा प्रकाशित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथे प्रश्न में आते हैं, बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में सर्वाधिक थी? तो बाल हत्या प्रथा जो है बंगाल प्रेसिडेंसी में सर्वाधिक थी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। पांचवा प्रश्न है, रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है? तो जो रेशमी रुमाल षड्यंत्र है ये मौलवी उबैदुल्लाह से संबंधित है, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। छठा प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो नागपुर जो अधिवेशन हुआ था यहीं पे कांग्रेस का जो असहयोग आंदोलन को शुरू करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो आते हैं ऑप्शन देखते हैं। यह एक बंद तंत्र होता है, यही सही है, यही जो है गलत है यहाँ पे, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र जो है बंद नहीं ओपन होता है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। बाकी तीनों स्टेटमेंट जो दिया हुआ इसकी अपनी उत्पादकता होती है, यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है और यह एक कार्यशील इकाई होता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, ये ऑप्शन ए जो है स्टेटमेंट सही नहीं है। आठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है? तो जो पश्चिमी घाट है यह एक प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। नौवां प्रश्न, किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो जल चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 10वां प्रश्न, गौतम बुद्ध ने भिक्षुणी संघ की संघ था उसमें महिलाओं की प्रवेश की अनुमति कहाँ दी थी? तो यह अनुमति जो है वैशाली में दी गई थी। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 11वां प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं यहाँ पे सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। दिन में बहुत ज़्यादा गर्म और रात में बहुत ज़्यादा ठंडा। 12वां प्रश्न, 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है, ठीक है। तो उपसौर की घटना को क्या कहते हैं, ठीक है। तो इस दिन क्या होता है कि सूर्य, ठीक है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी होती है वो न्यूनतम हो जाती है। वही जो अपसौर की घटना होती है 4 जुलाई को, यह सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो क्या हो जाती है, अधिकतम हो जाती है। इसे ही उपसौर और अपसर घटना कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न, कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती है? तो जो एल तरंगे हैं, ठीक है, ये सबसे अधिक विनाशकारी तरंगे होती है।
14वां प्रश्न है रेड क्लिफ निम्न में से कौन सा जो है वो सही सुमेलित है? तो रेड क्लिफ जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में है। मैकमोहन आप सभी जानते हैं भारत और चीन के बीच में है। डुरंड रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। और मैगिनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच में। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15वें प्रश्न में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है सबसे लंबी है? तो एंडीज पर्वत श्रृंखला क्या है? सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जो चिली में पड़ता है। 16वें प्रश्न में आते हैं, किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया था? तो जो 1919 का अधिनियम था जिसे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, इसी के तहत केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया था। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था? तो संविधान सभा का जो गठन है कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर किया गया था। 18वां प्रश्न है, अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी? तो जो अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा है ये 24 अगस्त 1946 को की गई थी। 19वें प्रश्न में आते हैं, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है। बिल्कुल सही है यहाँ पे। दूसरा कह रहा है कि राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद के द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है। दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट हैं यहाँ पे सही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 54 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 54 का जो संबंध है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। वही राष्ट्रपति की जो पद की अवधि है इसका वर्णन आर्टिकल 56 में किया गया है और राष्ट्रपति के शपथ का जो वर्णन है आर्टिकल 60 में किया गया है। वही जो राष्ट्रपति पे इम्पीचमेंट यानी जो महाभियोग लगाया जाता है इसका वर्णन आर्टिकल 61 में किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य और इनके अध्यक्ष की नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी कह रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष या सदस्य हैं कार्यकाल के बाद इनको पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता है। देखिए, जो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य हैं इनकी नियुक्ति पुनः हो सकती है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में, और जो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं इनकी पुनः नियुक्ति राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष में के रूप में भी हो सकती है। लेकिन जो दूसरे मतलब जो बिहार सरकार के दूसरे जॉब है उसमें इनकी नियुक्ति नहीं हो सकती है। ठीक है, जैसे और भी जॉब हो गया तो उसमें इनकी नियुक्ति नहीं होगी। तीसरा कराए तो देखा जाए तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। राज्य लोक से हालांकि जो बुक है उसमें केवल सी दे रहा है, लेकिन टेक्निकली जो फॉल्ट है इसमें भी आपको देखने को मिल रहा है। ऑप्शन सी कह रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के वेतन और भत्ता जो है राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। बिल्कुल यहाँ पे ये सही है, लेकिन कह रहा है कि पेंशन भारत के संचित निधि से दिया जाता है। ये गलत है। पेंशन भी जो है राज्य की संचित निधि से ही दिया जाता है। तो देखा जाए तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग भी एक बार वेरीफाई होकर कमेंट सेक्शन में जरूर अपना राय बताइएगा। 22वें प्रश्न पे आते हैं। 22वां प्रश्न, वित्त आयोग में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। तो 2 सदस्य नहीं बल्कि 4 सदस्य होते हैं। इनका कार्य राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है और इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती। तो इनमें से कौन सा कथन जो है गलत है? तो पहला और तीसरा जो स्टेटमेंट है यह गलत है। ठीक है, इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत ही होता है, इनकी पुनः नियुक्ति नहीं हो सकती। ये स्टेटमेंट पहला और तीसरा जो स्टेटमेंट है ये गलत है, पुनः नियुक्ति इनकी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, 23वें प्रश्न पे आते हैं। निम्न में से कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है? तो वैधानिक तरलता अनुपात यह भी है, नगद आरक्षित अनुपात यह भी है, खुले बाजार की क्रिया, यानी ऑप्शन डी 1, 2 और 3 ये तीनों के तीनों क्या है? मौद्रिक नीति की मात्रात्मक उपकरण है। 24वें प्रश्न में आते हैं। 24वां हमारा प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना है, यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी
समिति FRBM अधिनियम से संबंधित है। तो FRBM जो अधिनियम है, इनका संबंध जो है जो NK सिंह समिति से, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 26वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है? तो ऑप्शन सी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा सिफारिश किया जाता है। 27वां प्रश्न है, सीताध्यक्ष का संबंध किससे है? तो मौर्य काल में सीताध्यक्ष का जो संबंध है यह भूमि कर विभाग से है। ठीक है, जो राजकीय भूमि होती थी उसी से ये संबंधित है। आगे बढ़ते हैं 28वां प्रश्न, कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का वर्णन हमें कहाँ पे मिलता है? तो आप सभी जानते हैं कल्हड़ की जो राज तरंगड़ी है यहीं से हमें प्राप्त होता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है, सिजदा व पैबोस की प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी शुरुआत बलबन के द्वारा की गई थी। ठीक है। 30वां प्रश्न है, उत्बी कौन था? तो उत्बी एक प्रसिद्ध क्या था? इतिहासकार था। आगे बढ़ते हैं 31वां प्रश्न, शेर शाह के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे कह रहा है कि शेर शाह ने बिलग्राम युद्ध विजय के बाद द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की थी। बिल्कुल सही है। शेर शाह ने उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया था, यह भी सही है। शेर शाह का मकबरा दिल्ली में नहीं बल्कि बिहार के सासाराम में है, यानी यह जो स्टेटमेंट है क्या है? गलत है। बाकी तीनों स्टेटमेंट ए, बी और डी जो स्टेटमेंट है यहाँ पे सही है। 32वां प्रश्न है, किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्त माल्यद लिखा गया था? तो यह लिखा गया था कृष्णदेव राय के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं 33वां प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन किसके द्वारा किया गया था? तो निम्न में से बहलोल लोदी के द्वारा सर्वाधिक समय तक शासन किया गया था। 34वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ पे संपन्न होती है? तो क्लोरोप्लास्ट में ये ग्रेना में संपन्न होती है। तो ऑप्शन बी हमारा ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न है, हेलोफाइट्स होते हैं। तो हेलोफाइट्स किसे कहते हैं? वे पौधे जो लवणीय युक्त मिट्टी में उगते हैं, इन्हें हेलोफाइट्स कहा जाता है। 37वां, निम्न में से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है? तो एड्स के लिए कौन कौन सा टेस्ट किया जाता है? PCR, CD4 और एलिसा, यानी 1, 3 और 4, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा रुधिर वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है? तो जो AB ब्लड ग्रुप वाले होते हैं इनके रुधिर प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी उपस्थित नहीं होता है, यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, ट्रिपल वैक्सीन यानी DPT में कौन सा रोग जो है शामिल नहीं है? तो पीलिया जो है इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि पीलिया आप जानते हैं जॉन्डिस को बोलते हैं और यह अशुद्ध पानी जो होता है इससे हो जाता है। बाकी डिप्थीरिया, पर्टूसियस और टिटनस ये DPT टीका के अंतर्गत रोकथाम के लिए दिए जाते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है। इसके आवेश जो है किसके बराबर होते हैं? तो इसके आवेश जो है 2 प्रोटॉन के बराबर होते हैं। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, न्यूटन के किस गतिकी नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो ऑप्शन द्वितीय गतिकी नियम के अनुसार जो है हमें यह प्राप्त होता है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता यानी ताप बढ़ाने पर क्या होती है? ताप बढ़ाने पर इनकी प्रतिरोधकता पर क्या असर पड़ता है? तो ताप बढ़ाने से इनकी प्रतिरोधकता क्या होती है? बढ़ जाती है, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है? तो यहाँ पे जो पोलिनियम है इसका सर्वाधिक समस्थानिक होता है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, 44 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या होता है? तो जब आप हाइड्रोजन को जलाइएगा, ठीक है, तो क्या बनेगा? H2O बनेगा, यानी वाटर बनेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या? पानी का निर्माण होगा।
आगे बढ़ते हैं, ग्राफीन क्या है? तो ग्राफीन क्या है? कार्बन का एक नैनो प्रतिरूप है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व रक्तदान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह 14 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और 2022 की इसके थीम की बात की जाए तो इसका थीम रखा गया है रक्तदान एकजुटता का कार्य है, इसके प्रयास में शामिल हो और जीवन को बचाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो जो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान है यह गोवा की राजधानी पणजी में पड़ता है। तो एक का 4 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान जो है गुजरात की राजधानी गांधीनगर में है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान जो है यह गोवा की राजधानी में पड़ता है। तो एक पहलका का 1 और दूसरका का 4 कहाँ पे है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे पड़ता है? तो यह मैसूर में पड़ता है। और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान यह दिल्ली में पड़ता है। ठीक है, तो एक बार आप लोग फिर से मैच कर लें। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गुजरात की राजधानी गांधीनगर में है। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान गोवा की राजधानी पणजी में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में है। और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान ये दिल्ली में है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है? तो पंचरात्र का जो संबंध है वैष्णव धर्म से है। ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, इनका नाम है वेंकट रमण रामकृष्ण। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकमात्र भारतीय हैं जिन्हें रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। 50वां नंबर प्रश्न है, भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी है, वो किस राज्य की हैं? तो ये बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली हैं, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिया हुआ है, इसको हम लोग देख लेते हैं। ऋग्वेद के बारे में कह रहे हैं कि ये सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। और जो 9वां मंडल है इसमें सोम देवता का उल्लेख किया गया। वही जो 10वां मंडल है इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र का यानी 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। इस वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। गोत्र शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वह ऋग्वेद में ही हमें मिलता है। और ऋग्वेद में गाय के लिए अघन्य, ठीक है, न मारने वाला शब्द का प्रयोग किया गया है। चलिए आगे है यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को अधर्वी कहा जाता है। इसमें जो यजुर्वेद है इसमें यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इस वेद में बलिदान की विधि का भी उल्लेख मिलता है। और यह वेद जो है गद एवं पद दोनों में है। तो आपसे बार बार पूछता है कि कौन सा जो वेद है वह गद एवं पद दोनों में है, तो ध्यान रखिएगा कौन सा वेद है, यजुर्वेद। चलिए सामवेद को देख लेते हैं। जो सामवेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले को उदात्री के नाम से जाना जाता है। और यह इस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अथर्ववेद, इस वेद में सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख मिलता है। और इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की पुत्रिया कहा गया है। वेदों की संख्या 4 है, आप लोग देख चुके हैं यहाँ पे ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। वेदांगों की संख्या 6 है, पुराणों की संख्या 18 है और उपनिषदों की संख्या 108 है। तो यहाँ हम पे हमारा जो प्रैक्टिस सेट 3 है वो कंप्लीट होता है। तो जैसे हमको समय मिलता है प्रैक्टिस सेट 4 भी जल्द से जल्द आप लोग के पास पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। तो जो लोग भी चैनल पे पहली बार आए हैं इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।